Good evening, everyone. Am I audible to all? आप मुझे चैट में बता सकते हैं. Okay. अभी भी काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं. If everyone permits, हम 2 मिनट वेट कर सकते हैं. Otherwise, we can start because it is already 8 minutes left. So. Good evening, everyone. Shall we start? Yes. Yes. I just want to do one thing. Can we have the recording at a later stage? If you want, yes, definitely. You will have. I would be driving, so I would not be in a position to note down. No? No problem. No problem. So it is an introductory session, and we are planning to Okay. give you all recordings as well. No problem. Okay. Thanks. Okay. Most welcome. Okay, let's start then. A very good evening, and first of all, thank you very much for joining Elephant Astrology. Yes, thank you very much for joining Elephant Astrology Nakshatra seminar or introductory session. I am Mayur Chawda, astro researcher, और मैं अपने बारे में brief introduction दे देता हूँ. By profession, I am software engineer, और क्योंकि मेरा background research and development का रहा है, occult में बहुत ही दिलचस्पी थी और कुछ ऐसे लोगों से मिलना हुआ, and then yes, I drive through that. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये spiritual science ऐसी चीज है कि हम जुड़ते चले जाते हैं. And yes, इसी तरीके से मैं भी इसमें आगे बढ़ा. काफी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस मैंने भी कोशिश की जानने की, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, एंड काफी कुछ. सो फाइनली मैंने काफी सारी चार्ट्स पर काम किया, काफी मैंने प्रैक्टिस की. मेरे पास डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, और सब चार्ट पर स्टडी करते करते एक चीज पता चल गई कि ट्राई एंड एरर करते करते जिस तरीके से हम आज के एक मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, हम आज के जमाने की तरह हमें काम करना पड़ता है, आज की फास्ट लाइफ के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है, आज के जमाने के तरह हमें अर्निंग भी करनी पड़ती है. तो एस्ट्रोलॉजी में भी आज के जमाने के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, राइट? सो यही सब चेंजेस करने के साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़े से अपग्रेड करने के साथ हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये पाया कि जो एस्ट्रोलॉजी लिखी गई है वर्षों से, जो प्रैक्टिस लोग करते आ रहे हैं, वो बहुत ही सटीक है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन चाहिए, उसमें थोड़े से चेंजेस चाहिए. सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी. कि फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रैवल, एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि फॉरेन इसे मानेंगे जहां पे कास्ट, क्रीड और कल्चर अलग हो. अब पुराने जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिनों लग जाते थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी
या कई और दूसरे तरीके के आयाम थे। लेकिन आज आप इंडिया से 1 घंटे में दुबई पहुंच सकते हैं, वहां पे भी हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे भी इंडियन खाना मिल जाता है, और तो और ज्यादातर लोग वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस जो बोलते हैं उससे ज्यादा हिंदी बोलते हैं। तो क्या हम उसे फॉरेन, हमें उसे ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राइट। अगर हम इंडिया की बात करें, मैं अभी सूरत गुजरात में हूं, अगर मैं सिक्किम चला जाऊं यहां से, तो मैं समझ सकता हूं कि वो हमें फॉरेन कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां की लैंग्वेज टोटली अलग है, वहां के जो पहरवे से रहनी कहनी है, वहां के लोगों की जीवन शैली है, वो टोटल अलग है। तो जमीन का प्रभाव आप सबके ऊपर रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल था एस्ट्रोलॉजी को कैसे हम चेंज करते हैं, वो समझने के लिए, वो जानने के लिए। आप में से कई लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी जब हमें ये बताया कि आपको ये बताना है कि नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी क्यों एडप्ट करें, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को लेकर आगे क्यों बढ़ा जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर किसी एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डायरेक्टली अगर कोई दूसरी नई चीज बताएगा तो हम उसे काउंटर करेंगे, भाई ऐसा क्यों, लॉजिकल रीजनिंग दीजिए, साइंटिफिक अप्रोच दीजिए। और आपके और हमारे जैसे कई यंगस्टर्स देश विदेश में नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने ये पाया है कि ऋग्वेद जैसे हमारे पुराने वेदों में जो कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल्स दिए गए थे, जो नक्षत्र के कैलकुलेशंस दिए गए थे, वो जैसे एस्ट्रोलॉजी कही जाती है कि ये 10-15 हजार साल पुरानी है, लेकिन जो कॉन्स्टलेशन के कॉम्बिनेशन पर अगर आज काम किया जाए तो करीबन 90,000 साल पुराने कैलकुलेशंस मिलते हैं। तो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पर बरसों से काम किया गया था, लेकिन क्योंकि सब लोग एस्ट्रोलॉजी सीख पाए, इसे ट्रिम करते गए लोग, और फिर नक्षत्र से राशियों पर आ गए, राशियों से सिर्फ प्लेनेट पर आ गए, प्लेनेट से सिर्फ न्यूमरोलॉजी पर आ गए, और कुछ लोग सिर्फ सिर्फ बिहेवियरल प्रैक्टिस पर आ गए। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, बिहेवियरल प्रैक्टिस है मतलब के आपके जो आपकी जो जीवन शैली है उस आधार पे हमें कुछ प्रिडिक्ट करना, ये बहुत ही एडवांस, बहुत ही एक्सपीरियंस को मतलब चुनौती देने वाली चीज है। क्योंकि आज का ये जो हमारा एरा है वो बहुत फास्ट है, राइट। पहले के जमाने में हुआ क्या करता था, एक छोटा सा राजा होता था, वो राजा कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, उस रूल्स रेगुलेशंस को सब लोग फॉलो करते थे। तो किसी व्यक्ति के बारे में पूरा गांव जानता था, तो उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि कुछ रूल्स लगा लिए, आपने अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर लिया। लेकिन आज किसके बारे में बता दीजिए, अगर मैं किसी को बताऊं कि आपकी इन 2 महीनों में शादी हो जाएगी, अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया तो हो चुकी शादी। तो प्रिडिक्शन भी गया, शादी भी गई, और एक अगर अच्छा सा योग था तो वो भी गया। तो अगेन मैं वही बात पर आऊंगा, आप में से कई लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं जानते, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सबको प्राइमरी इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी क्या है, इस नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के आयाम क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, और सबसे बड़ी चीज, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से हम क्या चीज कर सकते हैं जो दूसरी एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम से नहीं कर सकते। देखिए, सब एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, वेरी पावरफुल, लेकिन आपको किसी एक को पकड़कर उसमें इतनी मास्टरी लेनी चाहिए कि आप उससे सारे अकल के काम कर पाए। हम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से नॉर्मल डे टू डे रूटीन लाइफ के इवेंट्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, हम एक्टिविटी को एड्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी पूरी जीवन शैली को, जैसे आपकी हेल्थ हो गई, आपकी वेल्थ हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, इसके बाद आपके फाइनेंसिस हो गए, आपका प्रोफेशन एंड आपका करियर हो गया, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो गई, फॉरेन सेटलमेंट एंड ट्रैवल हो गया। इससे ज्यादा आप न्यूमरोलॉजी को भी इससे एड्रेस कर सकते हैं। यस, कुछ लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि न्यूमरोलॉजी कैसे, बहुत अच्छी तरीके से। एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लीजिए,
और जो मैं बात बता रहा हूं वो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई लोग आपके किसी फ्रेंड को पिक करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, बराबर 12 डिब्बे की ट्रेन है। अब ऑल ऑफ अ सडन ट्रेन 2 मिनट खड़ी रहने वाली है, लेकिन आपके फ्रेंड का मोबाइल नहीं लग रहा। तो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से आप यहां तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो बोगी नंबर 5 में से ही उतरेगा आपसे कुछ चीज लेने के लिए। यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी एड्रेसेस जो है, जैसे मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, प्रॉपर्टी कब परचेस कर सकते हैं, इन सब क्वेश्चन के आप टाइमिंग भी निकाल सकते हैं। टाइमिंग ऑफ एन इवेंट के लिए यकीन मानिए नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से बेहतर, इजी, सटीक कोई नहीं है। आप में से कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी कर आए होंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो टाइमिंग ऑफ एन इवेंट है उसमें सेकंड तक जा सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का बेस जो है वो नक्षत्र ही है। इस हिसाब से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का बेस है वो भी नक्षत्र ही है। और नक्षत्र जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आप डिटेल लेवल पर जाएंगे, राशियां और प्लैनेट से एक लेवल आगे, तो आपको नक्षत्र मिलेंगे, राइट। सो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से हम काफी कुछ कर सकते हैं, और ये यहां तक सीमित नहीं है। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से आप अपने घर का, अपने ऑफिस का वास्तु शास्त्र भी चेक कर सकते हैं। इससे आप यहां तक चेक कर सकते हैं नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से कि ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस प्लेनेट इज ए डिफरेंट फ्रॉम अनदर। अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई एक चीज सही है तो दूसरे के लिए वो सही नहीं भी हो सकती है। सबकी चॉइस जैसे अपनी अपनी होती है, वैसे ही सब लोग पास्ट लाइफ से आपके आपके पर्टिकुलर कर्मास को लेकर आए हैं और आपकी लाइफ वैसे ही ड्राइव होगी। देखिए, दुनिया में कई तरीके की एस्ट्रोलॉजी लिखी गई, लेकिन एक दो को छोड़ के, जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी को और दूसरी मतलब एक एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर, सब में 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये कॉमन क्यों है? इतनी सारी चीजें कॉमन की क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो हिंदू माइथोलॉजी में शिव शंकर और पार्वती जी के कन्वर्सेशन से शुरू हुआ। इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर सब चीजें पहले से तय है तो एस्ट्रोलॉजी का क्या काम। अगर श्रीमद् भगवत गीता में हमें कृष्ण जी ने ऐसा बताया है कि जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो मेरी इच्छा से ही हो रहा है, मेरी इच्छा के बगैर एक पेड़ का छोटा सा पत्ता भी हिल नहीं सकता, देन एस्ट्रोलॉजी का क्या काम। इसी सवाल का जवाब देते हुए शिव शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को कभी भविष्य देखने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भविष्य की जो सारी इवेंट है वो व्यक्ति के प्रेजेंट के निर्णय के हिसाब से राउट करेगी, उसके हिसाब से घटित होगी। तो श्री कृष्ण जी ने यह भी बताया कि सब चीजें मेरे हिसाब से होंगी, लेकिन मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, निर्णय लेना आपका काम है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको आपके आने वाले जो टाइम है उसके बारे में पहले से आगाह कर सकती है, उसके बारे में आपको बता सकती है। आप क्या कर सकते हैं, आपका डिस्क्रिमिनेटरी पावर यूज करके सही में से सबसे बेहतरीन, और अगर एडवर्स सिचुएशन है तो उसमें सबसे कम एडवर्स सिचुएशन को आप सही तरीके से अपने लिए चुन सकते हैं और अपने लाइफ के पाथ को अलाइन कर सकते हैं आपके कर्मा के हिसाब से। जैसे कर्मा के हिसाब से मतलब, अगर आप में से कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उनको पता होगा जब भी आपके पास कोई क्वेरी आती है, जैसे कि मेरा काम बराबर नहीं चल रहा, मुझे फाइनेंस में दिक्कत है, तो आप पाएंगे कि उनकी या तो अंतर या प्रत्यंतर दशा तुरंत चेंज हुई होगी और वो पर्टिकुलर प्लेनेट के अगेंस्ट में काम कर रहे होंगे। या अगर आसान सी लैंग्वेज में जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनको मैं ये समझाऊं तो एक नदी का जो बहलाव होता है, अगर उसी बहलाव की तरफ अगर हम नाव लेकर जाएं तो बहुत इजी रहेगा, लेकिन अगर अगेंस्ट में जाए तो हाँ, किनारे तक तो पहुंचेंगे लेकिन बहुत बहुत देर लगेगी, आपको बहुत चैलेंजेस और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यही है, यही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है
नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब मैं आपको ये बताता हूं कि नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी या दूसरे जो आयाम है एस्ट्रोलॉजी के, जो दूसरे स्कूल है, ये उससे कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि कभी भी सिंगल प्लैनेट आपको पूर्णतः रिजल्ट नहीं दे सकता। ओके, वेरी मच कनेक्टेड। आप पाएंगे कि एक व्यक्ति चाहे कोई भी काम करता है, चाहे एक व्यक्ति, एक लेडी रसोई घर में कोई रसोई बनाए, या फिर एक व्यक्ति एक अपने प्रोफेशन में, जैसे कोई लॉयर है तो अपनी वकालत करे, वकालत में काफी सारे प्लेनेट उनको सपोर्टिव रहेंगे। जैसे मार्स है तो वो उनको एग्रेशन देंगे, मर्क्यूरी है तो कम्युनिकेशन स्किल देंगे, राइट, इस तरीके से। तो कोई भी सिंगल प्लेनेट आपको लाइफ में डायरेक्टली रिजल्ट नहीं देगा, दिस इज वेरी मच फैक्ट। सेकंड चीज, कोई भी सिंगल हाउस आपको रिजल्ट नहीं देंगे, ग्रुप ऑफ हाउस मिलकर ही आपको रिजल्ट देंगे। और ग्रुप ऑफ हाउस को मिलाने के लिए जैसे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को हम तीनों को मिलाकर हम प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे ही मिनिमम 3 घर, मतलब कि 3 हाउस, जो कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, वो 3 मिलकर ही आपको कोई ना कोई रिजल्ट देंगे, चाहे वो आपके लिए पॉजिटिव हो, चाहे वो आपके लिए एडवर्स हो। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पर ट्राई एंड एरर कर भी दिखाऊंगा। उसके बाद नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आसान से तरीके में अगर आपको कुछ भी प्रिडिक्ट करना हो तो आप एक सीधी सीधी चीज समझ लीजिए, जो भी भाव या जो भी घर या जो भी प्लेनेट अभी आपका एमएपी में एक्टिव है, मतलब कि महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिव है, वो जो घर है उससे 12वां घर अगर साथ में एक्टिव है या उसके नक्षत्र लेवल पर एक्टिव है तो उस घर के परिणामों को नष्ट कर देगा, आपको वो रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका शुक्र प्लैनेट है, शुक्र प्लैनेट जो है वो आपको 7th हाउस डिनोट कर रहा है, मतलब आपकी शादी बेहतरीन रहेगी। लेकिन अगर शुक्र प्लैनेट, देखिए ये टर्न की हो जाएगा, शुक्र प्लैनेट किसी ऐसे प्लैनेट के नक्षत्र में है जो अगर आपको 6 नंबर का हाउस डोनेट करेगा तो आपको बिल्कुल शादी के रिजल्ट नहीं आएंगे, बल्कि शादी में बहुत चैलेंज आएंगे। ओके, तो यहाँ पे टर्न की है। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें नक्षत्रों को बहुत ही प्राधान्य दिया गया है कि प्लैनेट अपने रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, साथ में वो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो भी कोई प्लैनेट रहेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनको मैं ये सारी चीजें 1 by 1 समझाऊंगा बाद में। जो प्लैनेट है वो अपने रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, साथ में अपने नक्षत्र के रिजल्ट भी देंगे, और उस नक्षत्र का जो उप नक्षत्र स्वामी होगा, और एक लेवल पर डिटेल में जाएंगे, वो उस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। यानी कि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये जानना है कि अगर हमने किसी के शादी के बारे में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उस शादी में एडवर्स सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी, ये बोलना थोड़ा सा कठिन होगा। फॉर एग्जांपल, कि अगर शादी में अगर कई बार हमने ये देखा है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाता है, जैसे किसी की डेथ हो जाना शादी से 1 वीक पहले, या ऐसा हो जाना कि शादी के वक्त गाड़ी में पंचर हो जाना जो बारात जा रहे हैं उसमें, या किसी का झगड़ा हो जाना, ये बहुत आम सी चीजें हैं आज के जमाने में। तो क्या हम ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ट्रिगर कर सकते हैं? नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से आप मिनटों में ट्रिगर कर लेंगे। और हाँ, आपको कुछ भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें आपको प्लैनेट का दिग्बल, भाव बल, चेष्टा बल, या मैं यूं कहूं कि आपको पूरा षट बल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आजकल सॉफ्टवेयर बहुत इजीली अवेलेबल है इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको देयर आर मोर देन 20+ टाइप ऑफ दशाएं, जैसे विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, चर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, ऐसी कई सारी दशाएं हैं
और इस पर भी लोग रिसर्च करके नई नई दशा बना रहे हैं। जैसे अभी अभी मैंने एक रिसर्च में पाया कि नई दशा साधु दशा भी अभी इवेंट हुई है, मतलब इन्वेंट हुई है। तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। हम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा को ही प्राधान्य देंगे, और विंशोत्तरी दशा से हम टाइमिंग ऑफ एन इवेंट के बारे में हम दिन तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूंगा कि अगर आपका जन्म समय एकदम सटीक है तो आप मिनट तक और आंख के जो आपका आंख की जो पलक है वो पलक झपकती क्षण तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू माइथोलॉजी में, अगर हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या हिंदू संस्कृति के हिसाब से किसी की शादी हो रही है तो कौन से साल में शादी होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से वीक में होंगी, कौन से दिन होंगी, किस 2 घंटे में होंगी और किस 9 मिनट में उनका हस्त मिलापक होगा या फेरे होंगे, यहां तक आप इससे एड्रेस कर सकते हैं। राइट, तो यही है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी की पावर। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में आपको ना कोई प्लेनेट आपका दोस्त है, ना कोई प्लेनेट आपका शत्रु है, ना कोई प्लेनेट किसी और प्लेनेट का भी दोस्त है, ना कोई प्लेनेट किसी और प्लेनेट का शत्रु है, ना मित्र है ना अधिमित्र है। जो प्लेनेट आपके लिए अच्छा वो आपका दोस्त, जो आपके लिए बुरा वो आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन हाँ, पास्ट लाइफ के हिसाब से आपको आपकी लाइफ इस तरीके से अलाइन हुई है कि आपको उस प्लेनेट के कुछ कर्म भोगने हैं। वो कहाँ, कैसे, किस तरीके से आप भोगेंगे उसको आप बेहतरी से प्लान कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हमें रेमेडी चाहिए, रेमेडी चाहिए। देखिए, जेमस्टोन पहन लेना, जेमस्टोन अपने आप में बहुत पावरफुल है, वो भी एक रेमेडियल साइंस का हिस्सा ही है। लेकिन सिर्फ जेमस्टोन पहन लेना या दान कर लेना या किसी मतलब किसी प्लेनेट की पूजा कर लेना या शांति हवन कर लेना या वास्तु शास्त्र में बदलाव कर लेना, क्या इससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी? नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि बिहेवियरल प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपकी जीवन शैली, आपके जीवन जीने के तरीके। देखिए, सब चीजें सब लोगों के लिए सही नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर देखिए, आज के जमाने में अगर कोई बंदा लॉयर है तो जरूरी नहीं कि दूसरे अगर वो सारी चीजें सीख लेंगे तो उनके लिए ये बेहतर प्रोफेशन होगा, क्योंकि वो प्लेनेट उसको अलाउ ही नहीं करेगा वो काम करने के लिए। हमने एलिफेंट एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन डिकोड करने के लिए 14 अलग अलग टेक्निकें डिजाइन की हुई है, हमने एक्सट्रैक्ट की गई हुई है। जैसे नक्षत्र से आप चेक कर सकते हैं, राइट? ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक और चीज है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जो यूट्यूब पर वीडियोस पाए गए हैं या बुक्स लिखी गई है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर है और उसे ही पढ़ाया जा रहा है, और उसे ही डेली न्यूज़पेपर में या डेली प्रेडिक्शन में उसका ही सहारा लिया जाता है। हाँ, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से आप डेली प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। आप यहां तक अनुमान कर सकते हैं कि आज के दिन आपकी जेब में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, आप यहां तक कर सकते हैं नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से कि अगर मैं ये मीटिंग के लिए जा रहा हूं तो मैं कौन से कलर के कपड़े पहनकर जाऊं तो ये टर्न की इफेक्ट रहेगा। आप ये भी जान सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, ये सारी एस्ट्रोलॉजी ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसको हम ऋग्वेद के न्यूमरोलॉजी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी मंत्र शक्तियां हैं, जो हमारे प्रोनाउंसिएशन है, उसके साथ जोड़कर आप न्यूमरोलॉजी पर भी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपके नाम में अगर एक अल्फाबेट या एक कैरेक्टर ऐड कर देने से अगर पूरी लाइफ चेंज हो जाती है एनर्जेटिकली, तो क्या बात होती। नहीं, मैं पहले ही चेंज कर मैं ये सब कर बैठा हूं, और आप भी पाएंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो पाएंगे। एक और चीज, डिविजनल चार्ट। यस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिविजनल चार्ट्स है। देयर आर 81 डिविजनल चार्ट्स, 81 लेयर ऑफ डिविजनल चार्ट्स। जैसे कि अगर आपको 7th हाउस के बारे में डिटेल में जानना है, जैसे आपकी शादी के बारे में, तो आपको नवांशा चार्ट से जानना है, राइट? लेकिन नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में
कोई डिविजनल चार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्लियर कट प्रिडिक्टिव मेथोडोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल 5th हाउस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें आएगी या नहीं आएगी, या मेडिकल इंटरवेंशन लगेगी या नहीं आएगी, या सरोगेसी जैसे केस में इसको आगे बढ़ना चाहिए तो ही चाइल्ड बर्थ होगा या ट्विन बर्थ होगा, या चाइल्ड बर्थ किसे कंसीडर किया जाए। सबसे बड़ी चीज तो यही है, मिसकैरेज हुआ तो उसे चाइल्ड बर्थ समझे या ना समझे। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी सीधे सीधे बताती है कि अगर किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ और उसने एक सिंगल सांस इस धरती पर ली है तो उसे चाइल्ड बर्थ ही कंसिडर किया जाएगा, वरना उसे चाइल्ड बर्थ कंसिडर किया नहीं जाएगा। इसी हिसाब से आपके फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, आपकी फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज एंड सो ऑन, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी और वेल्थ, ज्यादातर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इसको भी आप इससे एड्रेस कर सकते हैं। अब ये सब चीजें ठीक है, अब चीजें ये होती है कि कैसे करें, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, ये कितना आसान है, कितने दिन हमें लगाने चाहिए, क्या हमें ये समझ आ जाएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं है, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो इजीली, आसानी से इसे अडेप्ट कर सकते हैं और सारी कंफ्यूजन से दूर हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक नया आयाम होगा, एस्ट्रोलॉजी को देखने का एक नया नजरिया होगा, राइट। सो अगर इन पर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम बारी बारी से लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली बताता हूं कि हम कैसे नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को हम कर सकते हैं। देखिए, आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैं अभी का एक प्रश्न चार्ट ले लेता हूं। ओके, सो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोलॉजी का। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ये जो पार्ट है इसे हम लग्न कुंडली कहते हैं। ये सबको पता है। इसके साथ साथ हम इसमें दूसरी एक कुंडली लेंगे जिसे हम निर्णयन भाव चलित कुंडली कहेंगे, या कुछ लोग इसे भाव चलित कुंडली भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कस्प कुंडली भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे कृष्णमूर्ति कुंडली भी कहते हैं, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने इस पर काफी रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने अपने खुद के तरीके या खुद के रूल्स इसमें दिए हुए हैं, लाइक ऑक्यूपेंट्स, टेनांट्स वगैरह। तो उसी से ये ज्यादा फेमस हुआ, तो इसे कृष्णमूर्ति चार्ट भी कुछ लोग कहते हैं। हमें सिर्फ ये दो चार्ट चाहिए, एक लग्न कुंडली, एक भाव चलित कुंडली, और उसके बाद हमें प्लैनेट की ये डिटेल्स चाहिए। ये प्लैनेट की डिटेल्स है, इसमें आप पाएंगे, इस प्लैनेटरी डिटेल्स में फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी जो है वो लग्न कुंडली में 7वें हाउस में है, आप देख रहे हैं, राइट। या यूं कह लीजिए, मैं आपको बताऊं, जो सैटर्न जो है वो इस कुंडली में 2nd हाउस में है। अब कोई मुझे बताएगा कि जो सैटर्न जो है, जब भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ये उनके लिए समझने के लिए है वेरी क्विकली, कि जब भी सैटर्न दशाओं में एक्टिवेट होंगे तो 2nd हाउस का रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी बताएगी कि नहीं, क्योंकि अगर हम सैटर्न को देखें तो जो सैटर्न है वो मून के नक्षत्रों में है, जो श्रवण नक्षत्रों में है, जिसका नक्षत्र लॉर्ड मून है। उसके बाद वो उप नक्षत्रपति उनका सैटर्न ही है। तो अभी हम सिर्फ मून तक रहेंगे, और मून जो है वो इस चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड है, राइट।
और 10th हाउस में प्लेस्ड। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि मैं उनको जीरो से ये ट्रेन कर सकता हूं, मैं उनको समझा सकता हूं। लेकिन क्योंकि काफी लोग इसमें से एस्ट्रो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो मुझे उनको लेकर भी, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ये पहले ये बता दे रहा हूं। बाद में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन भी दूंगा। मून जो है वो इस चार्ट के अंदर 10th हाउस में प्लेस्ड है। 10th, अभी हम सिर्फ लगन चार्ट की बात करेंगे, और वो 8th हाउस का लॉर्ड है। अभी मैं भाव चलित कुंडली नहीं ले रहा हूं, फाइनली हमें रिजल्ट उसी से देखना है, लेकिन अभी सिर्फ प्राइमरी समझने के लिए। तो जब भी सैटर्न दशाओं में एक्टिवेट होंगे तो 10वां हाउस और 8वां हाउस एक्टिवेट होगा, सेकंड हाउस सिर्फ सोर्स बनेगा। मतलब पैसों की वजह से 8वां, सेकंड हाउस पैसे का है। 8वां हाउस जो है वो पेन, ग्रीफ, सॉरो, एक्सीडेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स, ऑब्स्टेकल्स उसका है। 10th हाउस प्रोफेशन का है। तो हम ये कहेंगे पैसे की वजह से आपके प्रोफेशन में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पेन होगा, सॉरो होगा, आपको दुख दर्द मिलेगा। हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा चढ़ा उतार आए। सीधा सीधा प्रिडिक्टिव मेथोडोलॉजी। आपका नक्षत्र क्या है? प्लैनेट अगर एक राशि में या एक हाउस में है तो ये बहुत बड़ा एरिया है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, पहले मैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जिनसे आपको आसानी होगी। ये जो कुंडली है, इसमें इसे लगन बोलते हैं। ये जो एरिया है, फर्स्ट हाउस है, और कुंडली में 12 घर होते हैं, और हम एंटी क्लॉकवाइज 12 घर को जाते हैं। जैसे फर्स्ट से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th, 11th और 12th। सब जो हाउस है, इसे कुछ लोग भाव भी कहते हैं, कुछ लोग बॉक्स भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे कस्प भी कहते हैं। सब सब एक ही नाम है, राइट। सो लगन जो है, जैसे वो खुद आप हैं, वैसे सारे हाउस कुछ ना कुछ चीजों को डिनोट करते हैं। उसमें से जो सेकंड हाउस है वो आपकी स्पीच को डिनोट करता है, आपके खान पान को डिनोट करता है, आपकी वेल्थ या आपकी लिक्विड कैश को डिनोट करता है, आपकी जेम्स और ज्वेलरी को डिनोट करता है, आपकी एक्चुअल कितनी सेविंग्स है आपकी लाइफ में उसे डिनोट करता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जैसे लगन जो है आपका, जैसे सैटर्न अभी सेकंड हाउस में है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम मानेंगे कि जितने लोगों की यही कुंडली होगी, जो प्लस और माइनस, अगर ये जो लगन है 9th लगन उसमें पैदा हुए होंगे, सबके लिए नॉर्मल सी प्रिडिक्शन होगी। जैसे सैटर्न जो है सेकंड हाउस, सैटर्न जो है सेकंड हाउस में है, तो नॉर्मल प्रिडिक्शन ये होगी कि इस व्यक्ति की जो स्पीच है वो बहुत ही टफ रही होगी। ये व्यक्ति जो है वो, उसकी वाणी से लोग अट्रैक्ट नहीं होते होंगे। ये गाली गलौज करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति ऐसा है जो नॉनवेज या जो रूटीन में जो चीजें उसके घर में नहीं खाई जाती, उसके लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये व्यक्ति ऐसा है कि इसको पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी इस तरीके की हम प्रिडिक्शन देंगे। तो आप सोचिए कि अगर कोई ट्विन बच्चे भी है, ट्विंस भी है, जिनके फादर भी वही है, मदर भी वही है, उसका जन्म स्थल भी वही है, यानी कि सब चीजें वही है, फिर भी एक की शादी होती है, एक की शादी नहीं होती। आप समझ रहे हैं बात को? और यहाँ पे हम 2 घंटे में जो लोग पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ हुआ है, उस एक ही लगन को कंसिडर करके सारी प्रिडिक्शन देते हैं, तो कहाँ से सही है? प्रिडिक्शन करने के लिए फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा डिविजनल चार्ट का। जैसे नवांशा चार्ट है, जैसे अगर प्रोफेशन के लिए काम करना है तो दशांशा चार्ट है, इस तरीके से। और इसमें आखिर में आपको कंफ्यूजन ही रहेगी कि दशांशा चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्शन दे या कैलकुलेशन करे,
जजमेंट पे नहीं आएंगे आप। एक जजमेंट पर आने के लिए आपको क्रिस्टल क्लियर चीज चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि आपके आपके पास जो मोबाइल है उसका कवर है, उसका कलर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर वो ब्लू कलर है तो आप ब्लू बोलेंगे, ग्रीन है तो ग्रीन बोलेंगे। आप ऐसा बोलेंगे शायद ब्लू जैसा है, ग्रीन हो सकता था, ग्रीन होते होते रह गया, नहीं ज्यादा ब्लूइश है, बराबर? ये सब वेग चीजें हैं, सटीक आंसर मिलना चाहिए, राइट? तो सबसे बड़ी चीज नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी आपको एस्ट्रोलॉजी के जो कारक प्लेनेट है, मिस्टीरियस नॉलेज के जो कारक प्लेनेट है केतु, उसकी तरह डिसीजन क्षमता या डिस्क्रिमिनेटरी पावर या आपको भेदभाव करने की क्षमता, या और कहूं तो ब्लैक एंड व्हाइट में सोचने की क्षमता देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब या तो हाँ या तो ना। मेरी शादी, अगर कोई आपसे पूछता है कि मेरी शादी इस साल में होगी, तो आपका जवाब ये नहीं हो सकता कि हाँ भाई तू ट्राई कर ले, हो सकती है, या होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। भाई मेरी जॉब, मैं 2 महीने से मैं जॉबलेस हूं, मैं जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूं, तो आपको उसे सीधा सीधा बताना पड़ेगा कैलकुलेट करके, भाई तू एक काम कर, 2 महीने के लिए कुछ भी काम कर ले, लेकिन अगस्त महीने तक जॉब नहीं लगने वाली, राइट? चाहे उसका 6th हाउस का लॉर्ड दशाओं में एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन वो जिस नक्षत्र में है उस प्लेनेट ने अगर 5वां घर, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी हाउस से उसका 12वां घर एक्टिवेट होता है, तो अगर 5 से गिने, राइट, अगर 5वें हाउस से अगर हम गिने, सॉरी 6th हाउस है, तो ये 6th हाउस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5th हाउस अगर एक्टिवेटेड है, जॉब नहीं लगेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। अगेन बोलूंगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से आप यहां तक बोल सकते हैं कि जो चीजें दशाओं में नहीं दिख रहे, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, यकीन मानिए 100 एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे किसी व्यक्ति को कि जा भाई तेरी शादी हो जाएगी इन 2 महीनों में, अगर वो बहुत एक्सपीरियंस है तो वो महीना और ये 15 दिन भी दे देंगे। आप नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेट कर बोलेंगे कि शादी नहीं होगी, यकीन मानिए नहीं होगी। हम लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सेशंस में करेंगे, आपको ये सारी चीजें, सारे रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए रूल से एक बात आई, रूल्स रेगुलेशंस इसीलिए बनने चाहिए कि जो भी चीजें हैं वो समझने में आसानी रहे, जो चीजें हैं वो समझने में एम्बिग्यूटी जनरेट ना हो। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में 100 रूल्स याद करने नहीं है आपको, सिर्फ आपको फ्यू रूल्स में, मेरे माने तो शायद 5 से 10 रूल में आप टाइमिंग ऑफ एन इवेंट तक की चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी जो सारी चीजें वो थियरी, ओके। बुक पढ़कर एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं पढ़ी जाती। एस्ट्रोलॉजी आप इस लाइफ में तभी पढ़ सकते हैं जब आपने उसको पास्ट लाइफ में एक्वायर किया हो, तभी आप उससे अट्रैक्ट कर पाएंगे। ना मैं सिखा पाऊंगा, क्यों ना कोई और सिखा पाएंगे। मुझे सिर्फ आपको वो एस्ट्रोलॉजी याद करवानी है कि आपने जो आपके पास्ट कई लाइफ में सीखी हुई थी, उस चीज को सिर्फ याद करवानी है। और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से आप ये भी कर सकते हैं कि अभी जितने लोग भी इस सेमिनार में हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग जो हैं, वो सारे लोग अगर अपने चार्ट में देखेंगे, तो आप सेमिनार में जुड़ने के लिए जो हाउस चाहिए, अगर ये आपके लिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन है तो 4th हाउस, अगर ये आपके लिए कोई एडवांस इंफॉर्मेशन आपको लग रही है तो 9th हाउस अभी एक्टिव होगा, तो ही आप यहां पर बैठ सकते, वरना नहीं बैठ सकते। क्लियर कट, यस और नो, इसे बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में सोचना, यानी कि केतु की सोच, यानी कि मिस्टीरियस सोच। और इंट्यूटिव कैपेबिलिटी के बगैर बुक्स पढ़कर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, राइट? अब कुछ लोग इसमें ये बोलेंगे, सर मेरे तो है ना इतने सारे योग है ना। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं मतलब मेरा चार्ट देखकर बताइए मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। मुझे किसने बताया कि हाँ मेरा तो मतलब
बहुत अच्छी चीज है, और जुपिटर है लगन में है या जुपिटर 5th हाउस में है, मैं एस्ट्रोलॉजी कर लूंगा। नहीं सर, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी करने के लिए आपको, लोगों को कंसल्टेंसी देने के लिए आपको आपकी स्पीच को, मतलब काफी प्लैनेट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। जब आप एस्ट्रोलॉजी दिल से सीखते हैं या समझते हैं तो हूबहू ये सारे प्लैनेट जो है वो अकॉर्डेंस में आ जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन इसका एग्जांपल देने के लिए चलिए और एक नया आयाम ले लेते हैं, वास्तु ले लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि वास्तु शास्त्र में कि नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में यानी कि ईशान कॉर्नर में आपका मंदिर होना चाहिए, या साउथ ईस्ट में यानी कि अग्नि कॉर्नर में आपका किचन होना चाहिए। अगर अग्नि कॉर्नर में आपका किचन है लेकिन आपका चार्ट जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो यकीन मानिए जैसे ही आपने साउथ ईस्ट में किचन बनाया, आपकी लिक्विडिटी पूरी स्टक हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे वास्तुशास्त्र गलत हो गया? नहीं गलत हुआ। आपने वास्तुशास्त्र का बेस ले लिया आपके घर की एनर्जी को ठीक करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सब चीजें सब लोगों के लिए सही या गलत नहीं है, राइट? तो आपके लिए क्या सही है? और एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, सो उन्होंने मुझे बताया कि काफी सारी परेशानियां हो रखी है। मैंने उनका चार्ट देखकर देखा तो उसमें मून की दशा शुरू हुई थी, और जैसे कि इस चार्ट में जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें मून 8 नंबर डिनोट कर रहा है, लेट्स से कि 8th हाउस, उस तरीके से उसमें। और वो प्लेनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें प्लेनेट अपना रिजल्ट भी देंगे, नक्षत्र का भी देंगे, लेकिन कुछ एक और रूल भी है कि प्लेनेट अपना रिजल्ट कब पावरफुली देंगे। मैंने देखा 8th हाउस पावरफुली एक्टिवेट था, और मैंने उनको कहा कि आप जो है आपको तकलीफें हो रही है, आपको व्हाइट कलर से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा अभी। ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से बताया, क्योंकि जो चंद्र का कलर है वो व्हाइट है। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले महीने दोस्तों के साथ जाकर 10,000 के व्हाइट शर्ट और टी शर्ट लेके आया, ब्रांडेड हो चुका। देखिए, आपको 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 तुरंत ही कनेक्ट हो जाएगा। दशा एक्टिव हुई है तो कुछ ना कुछ, अगर कार्मिक डेप्थ है तो व्यक्ति उस हिसाब से उस मोड पर जाएगा ही जाएगा। आपकी घटना वेरियस लोकेशन से आपको उसके साथ जोड़ देगी। घटना इस तरीके से घटित होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब कोई बोलेगा कि यार 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो सबके लिए प्रॉब्लम है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बेहतर है। 8th हाउस इज अ सीक्रेटिव टेंडेंसी। एस्ट्रोलॉजी जो है, या जो लोग एडवांस रिसर्च में है, जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग हाउस चला रहे हैं, या फिर जो लोग डेथ से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में जहां पे डेथ शब्द है जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए 8th हाउस जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कैसे? जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें पास्ट लाइफ आ जाती है, तो डेथ तो यूं ही कनेक्ट हो गई, राइट? जैसे कोई प्रोडक्शन हाउसेस में है तो प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर बॉयलर्स वगैरह रहते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, आपको हर बार खतरा खतरा रहता है काम करने वाले व्यक्ति के लिए, डेथ आ गई। अगर कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, अगर आप जिंदा रहेंगे उसके बाद क्या, तो डेथ आ गई, तब आपके लिए ये बुरा नहीं है। तो यहाँ पे हमने रेमेडी की नहीं की, हमने उस व्यक्ति को बताया कि एक काम कर ले जिसका 8th हाउस एक्टिवेटेड है, और कोई आया कि भाई मेरे प्रोफेशन में बहुत दिक्कत है, अगर उसको इतना बताना है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि ऐसी कोई एक्टिविटी में, अगर वो बोलता है कि नहीं मेरी स्पीच अच्छी है और मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, भाई एक काम करो, सीधे से जाइए और आप है ना एक इंश्योरेंस एजेंसी का मेंबरशिप ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये रेमेडी हो गई। इसे हम बोलेंगे बिहेवियरल प्रैक्टिस। क्योंकि सिर्फ जेमस्टोन और दान करने के बाद अगर आपने बिहेवियरल प्रैक्टिस नहीं अपनाई तो यकीन मानिए रेमेडी नहीं काम करेगी। चलिए जेमस्टोन के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं। सब लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी ने ब्लू सफायर पहन लिया, बहुत अच्छी चीज है,
उनकी लाइफ चेंज होगी। क्या आप जानते हैं कि इस एज में उनको इतनी सारी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतने घंटे काम करने की क्या जरूरत है। ब्लू सफायर के लिए कहा जाता है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। राजयोग सबको चाहिए, राजयोग सबको चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं राजा के कंधों पर जिम्मेदारियां कितनी होती है। जब भी आप ब्लू सफायर पहनते हैं तो पहनने वाला व्यक्ति उसे मिनिमम 9 से 12 घंटे एक्टिव रहकर दिन में काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके लिए एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। यस, ये चीज सही है, वो आपके लिए एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर हमने यहाँ योग की बात की है तो मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में योग को बहुत प्राधान्य दिया हुआ है, वो बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि योग कब काम करेंगे और कब एक्टिवेट होंगे, योग की इंटेंसिटी क्या होगी। जैसे मर्क्यूरी और सन, आपके सामने जो चार्ट है उसमें मर्क्यूरी और सन अभी यहां पर है, आप देख पा रहे होंगे। मैं मर्क्यूरी और सन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे बुधादित्य योग कहेंगे। अ नेटिव विल बी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब कि व्यक्ति का कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छा होगा और बहुत इंटेलिजेंट होगा। क्या सही में ये योग इसके लिए ऐसा ही काम करेगा? क्या आप ये बता सकते हैं? या यूं कहिए 3000 से ज्यादा योग है, या कुछ लोग जो भृगु नंदी नाड़ी कर आए होंगे यहाँ पे या जानते होंगे, उनको पता होगा कि भृगु नंदी नाड़ी में कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन है। एक बार मैंने ट्राई की थी तो मुझे पता चला कि करीब 3,60,000 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन है। सर कैसे याद रखेंगे? और अगर याद रखने भी जाए प्राइमरी तो आप पाएंगे कि 50 से 60% चार्ट तो प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, चाहे आप डायग्नोसिस करें तो किसी भी एक चीज के लिए। अगर हम जैसे कि हेल्थ डायग्नोसिस कर रहे हैं तो 9 प्लेनेट में से 5 या 6 प्लेनेट आपको हेल्थ डिसीज देंगे उसमें, तो फिर आप उसमें फिल्टर कैसे करेंगे? नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में आप कोई भी योग कंसिडर नहीं करेंगे, आप उस सारे योगों के प्रिडिक्शन आप खुद बनाएंगे। आपको कुछ चीजें याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि मर्क्यूरी और सन साथ में है, मर्क्यूरी कौन से हाउस को डिनोट कर रहा है, सन कौन से हाउस को डिनोट कर रहा है, आप उससे प्रिडिक्शन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि जो चार्ट आपके सामने है उसके अंदर, अभी मैं भावचलित चार्ट को अगेन बोल रहा हूं, भावचलित चार्ट को कंसिडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते। सो इसको मैं अगर मैं कनेक्ट करूं तो 7th हाउस जो कि मरकरी का है, 9th हाउस जो कि सन का है, 10th हाउस जो कि मरकरी का है, इन तीनों को जोड़कर आप प्रिडिक्शन दे दीजिए, सही साबित होगा। इससे ज्यादा सही साबित होगा कि आप इस व्यक्ति को बोले कि यू विल बी वेरी मच इंटेलिजेंट, राइट। आप इसे बोल सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी कम्युनिकेशन को लेकर आप अपने लक को बहुत एनहांस कर सकते हैं, यानी कि आपका लक उसी से एनहांस होगा। 9th हाउस आपकी लक का भी है, राइट। और मर्क्यूरी का नेचुरल सिग्निफिकेशन है आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी स्पीच, आपकी बात करने की क्षमता। तो अगर आपको आपके लक को एनहांस करना है, रेमेडी हो गई यहाँ पर। अगर कोई बंदा पूछे यार मेरा लक ही काम नहीं कर रहा और यही चार्ट है, आप बता दो उसे, भाई आप अच्छी तरीके से बोलना शुरू कर दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप अपनी वाइफ से कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए। 7th हाउस वाइफ भी तो है, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड से, अगर बिजनेस में दिक्कत है, लक एनहांस करना है तो अपने पार्टनर से, 7th हाउस पार्टनर भी तो है। 10th हाउस प्रोफेशन है, आपके प्रोफेशन को आप
अच्छी तरीके से जानना पहचानना शुरू कर दीजिए, उसमें कैलकुलेशंस लेके आइए, मर्क्यूरी कैलकुलेशंस, समझ गए आप? तो आप सिर्फ प्लेनेट को, उसके नक्षत्र को लेकर आप सटीक, सही और सीधा प्रिडिक्शन करेंगे। आपको कोई भी योग नहीं याद रखना है, आपको ना ही अष्टक वर्गा देखना है, ना ही आपको षटबल देखना है, ना ही आपको दूसरी सारी दशाएं देखनी है, ना ही आपको डिविजनल चार्ट देखने हैं, कुछ भी नहीं देखना है। विंशोत्तरी दशा देखनी है, कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट है, कौन से भाव देखने हैं, कौन से प्लैनेट एक्टिवेट किए हुए हैं, आपको सीधा सा प्रिडिक्शन देना है और रेमेडी भी इसी से देंगे हम। और आगे जाकर अगर आपको इसमें एडवांस में जाना है तो आप वास्तुशास्त्र इससे कर सकते हैं, उसके बाद न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं इससे। चलिए, कोई आपसे पूछे कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, मेरी ट्रांसफर होने वाली है या मुझे कंट्री चेंज करना है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यूके चला जाऊं, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यूएस चला जाऊं, मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इंडिया ही रहूं। कैंसिल कर दो ये चीजें। बताइए आप कैसे बताएंगे? नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से आप न्यूमरोलॉजी के फंडामेंटल्स अप्लाई करके आप बता सकते हैं कि आप कनाडा जाएंगे और आप पाएंगे कि फ्यूचर में जो इवेंट घटित होंगी उस समय वो व्यक्ति कनाडा में आप उसको पाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यस और नो वाली चीजें। इंडिया मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इसमें काफी लोगों को इंटरेस्ट आएगा क्योंकि मैं स्माइल देख रहा हूं सबकी। राइट, यस हम कर सकते हैं, लेकिन ये ऑकल्ट साइंस है, इसे ट्राई एंड एरर के लिए, मस्ती के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये जो वैदिक नॉलेज है, ये डे टू डे लाइफ में आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। आप यहां तक कर सकते हैं नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से कि आप अपने सारे प्लैनेट को, मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं, नक्षत्र न्यूमरोलॉजी से आप सारे प्लैनेट को भूल जाइए, सारे हाउसेस को भूल जाइए, राशियों को भूल जाइए। आप ऐसा कौन सा जेमस्टोन या कलर अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से लेकर आए तो आपकी लाइफ में वेल्थ और पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर से, कौन सा ऐसा नंबर है जिस नंबर का अगर आपने चुनाव कर लिया, उस नंबर को आपने एक्टिवेट कर लिया, तो एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में आपको वहां से बाहर निकाल देगा। ये सारी चीजें हम ऋग्वेद और नक्षत्र के आधार पर करें। बारी बारी से मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। आई थिंक मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी क्या है, और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन लूं, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि हम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो मेरी पिछले 7 सालों से रिसर्च रही है, उसका फर्स्ट क्रक्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें हम क्या चीजें आपको बताएंगे या आप क्या चीजें करेंगे, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है या प्रैक्टिशनर है वो भी, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनके लिए भी ये बहुत सही और सटीक चीजें रहेंगी। 19th नेक्स्ट वीक से, मंडे से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ये सेशंस रहेगा जूम पर। मैं खुद सारे सेशंस लूंगा और इसमें हम प्राइमरीली नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे कि एस्ट्रोनॉमी क्या है, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्काई के लिए जाएंगे, हमारे यूनिवर्स से लिए जाएंगे, जैसे प्लेनेट है, राशियां हैं, क्यों लग्न कुंडली के होते हुए भाव चलित चार्ट की जरूरत पड़ी। ब्रीफ दे देता हूं कि इसमें कैसी चीजें आए।
काफी कम लोग जानते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, जो सन के आसपास रोटेट करती है, वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एलिप्टिकल फॉर्म में है, जैसे कि अंडाकार गोल घूम रही। और हमारा जो सन है वो एक और सुपर सन के आसपास ट्रैवल कर रहा है। इन सब को हमारे वेदों में युग का नाम दिया गया है। साल से लेकर युग तक, युग से लेकर एक भगवान की आंख की पलक तक सारे कैलकुलेशन दिए गए। तो इसमें से हम कौन सी चीजें एस्ट्रोनॉमी में लेंगे? प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस यानी कि नक्षत्र, जोडियक साइंस यानी कि आपकी राशियां, और आपके भाव या हाउसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। एक प्लैनेट को कैसे पढ़ा जाए, एक प्लैनेट को कैसे समझा जाए। जैसे प्लैनेट किसी नक्षत्र में है और प्लैनेट किसी उप नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड यानी कि प्लैनेट उसके नक्षत्र का लॉर्ड और उसके उप नक्षत्र का यानी कि सब नक्षत्र का लॉर्ड। एक जैसे मूवी की आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना कि हीरो यहां जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, इसी हिसाब से आप एक प्लैनेट की या एक भाव की, एक हाउस की स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि मेरी सेविंग्स लाइफ टाइम या मेरी वेल्थ कैसी रहेगी, तो आप फ्यू मिनट्स में उसे बता देंगे। ना ही आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपको दशाएं देखनी है उस वक्त, ना ही कोई डिविजनल चार्ट देखना है, ना ही आपको लक फैक्टर पर जाना है, ना ही आपको प्लैनेट के बल देखने हैं, ना ही कोई वेल्थ का योग देखना है, कुछ भी नहीं देखना, सीधा सिंपल देख लेंगे। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को हम साइंस के साथ जोड़कर काफी चीजें डिनोट कर सकते हैं। तो राहु केतु अपने आप में बहुत पावरफुल है। आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो एक रोड पर बैठकर कुछ छोटी सी चीज बेचने वाला व्यक्ति, या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, या साइंटिस्ट, या रिसर्चर, या पॉलिटिशियन, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति अगर वो सक्सेसफुल है तो उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने लाइफ में चाहते हुए ना चाहते हुए एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस कर लिए होंगे। अब उसने आसानी से कर लिए क्योंकि पास्ट लाइफ जो थी उसके हिसाब से उसको इजी चीजें मिल गई। और हम इस साइंस से जुड़ रहे हैं या कोई बंदा आपसे जुड़ रहा है क्योंकि कुदरत चाहते कि आप उससे गाइड कर दें। तो राहु केतु बहुत ही पावरफुल है। और आज के जमाने में सबको वेल्थ चाहिए, सबको मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए। तो राकेश यानी कि राहु केतु और शनि, इन तीनों प्लेनेट को अगर आप अच्छे रखेंगे चार्ट में एनर्जेटिकली, तो ही आप इस पर आगे बढ़ पाए। यहाँ पे अब बोलेंगे कोई कि भाई वेल्थ का कारक तो गुरु है, यहाँ पे चेंज हो गया क्या? कुछ नहीं, क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ पर है, सब चीजें अलाइन होकर काम करेगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, राहु केतु अपने आप में बहुत पावरफुल है। आप किसी भी जन्म कुंडली को कैसे पढ़े, इसके बारे में आपको सटीक और स्पेशल चीजें बताई जाएगी। कई लोग इसमें से ऐसे होंगे जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब पर काफी वीडियो देख लिए, काफी बुक्स पढ़ ली, लेकिन जब भी चार्ट किसी का सामने आता है ना, पता ही नहीं चलता क्या करूं, भाई शुरू कहां से करें, राइट? शुरुआत कहां से करें? तो ये चीजें आपको सिखाई जाएगी। कौन सा हाउस कब एक्टिवेट होता है और प्लेनेट का एनर्जी फ्लो क्या है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं एनर्जी फ्लो का। अगर कोई व्यक्ति है, वो 10 सालों से टीचिंग कर रहा है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस चल रही है, काफी स्टूडेंट उससे सीखते हैं, काफी अच्छी कमाई है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि 1 साल में उसने उस प्रोफेशन को बंद कर दिया और ग्रोसरी स्टोर लगा दिया। चलिए, अब इसे आप कैसे डिनोट करेंगे? प्लैनेटरी एनर्जी फ्लो से आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, कुछ दोस्तों के साथ जाकर 10,000 के ब्रांडेड कपड़े, वो भी सिर्फ व्हाइट कलर के, किसी ने परचेस कर लिए। तो ऐसा तो क्या हुआ?
तो कौन सी प्लैनेटरी एनर्जी आपके बॉडी के साथ अभी अलाइन है वो आपकी दशा से आपको पता चलेगा, और आप उसे प्लैनेटरी लेवल पर आप पाएंगे कि कौन सा बहुत पावरफुल है, कौन सा नहीं है, कौन सा टेम्पररी है, कौन सा लाइफ टाइम, कौन सी एनर्जी। आप अपनी लाइफ को उस तरीके से अलाइन कर दीजिए, चीजें खत्म हो गई। लाइफ एनालिसिस, जैसे अगर हम किसी जंगल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे झील है, वैसे ही आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें होने वाली है, आपकी पूरी लाइफ का एनालिसिस, जिसे हम महादशा एनालिसिस कहते हैं। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक भी एग्जांपल दे पाऊं। यहाँ पे चीज है टाइमिंग ऑफ एन इवेंट। भाई घटना कब हो गया? कुछ लोग बताते हैं वे आपको बहुत पैसे कमाएंगे, वे आप है ना, आप बढ़िया सा घर बनाएंगे, लेकिन कब भाई? आधी उम्र खत्म हो गई, कब बनाएंगे? टाइमिंग ऑफ एन इवेंट, अगर सही समय पर सही चीज की जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर किसी के लिए आप शादी का टाइम निकाल रहे हैं तो आप पाएंगे कि शादी के जो योग है, योग मतलब कि बेनिफिशियल और एडवर्स टाइम बार बार आते रहते हैं। तो कौन से पीरियड में अगर शादी होगी तो क्या चेंजेस होंगे, कौन सी शादी कैसी रहेगी। जैसे कि एक पीरियड में अगर वो शादी करेगा तो यार बहुत अच्छी शादी रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है आने वाली, कोई ऑब्स्टेकल्स, पेन, सॉरो नहीं होने वाले। कुछ चीजों में शादी की अगर किसी दूसरे पीरियड में, तो भाई ये शादी हुई ही टूटने के लिए है। शादी के वक्त भाई कुंडलियां बहुत मैच हो रही थी, सिनास्ट्री मैचिंग। अब कुंडलियां मैच करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपना दिमाग जोड़ लेते हैं, भाई ये जो लड़की है ना, ये लड़की आपके घर में फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। अरे भैया, सामने वाले की रिक्वायरमेंट तो पूछो कि उसको जॉइंट फैमिली वाली लड़की चाहिए भी कि नहीं चाहिए। वो बंदा अगर फॉरेन जाकर रहने वाला है, उसको काम करने वाली या साथ में हाथ बटाने वाली लड़की चाहिए, तो आपने उसको जॉइंट फैमिली में आपने चार्ट देखकर बोल दिया, हो गया काम। सिनास्ट्री मैचिंग में यानी कि जन्म कुंडली मैचिंग में आपको काफी चीजें देखनी चाहिए। एलिफेंट एस्ट्रोलॉजी में हमने रिसर्च करते हुए पाया कि मिनिमम 11 आयाम आपको चेक करने चाहिए कि व्यक्ति की हेल्थ नेक्स्ट 10 सालों में या 15 सालों में ठीक है, कोई चैलेंजेस नहीं है, वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। रूलिंग प्लैनेट, हेल्प ऑफ द डिवाइन पावर। रूलिंग प्लैनेट जो है वो ये चीज है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं या आप एक्टिव हैं, आप पाएंगे कि सबके चार्ट में कुछ नई नॉलेज लेने की चीजें बन रही होगी। अगर उनके लिए प्राइमरी नॉलेज है तो 4th, अगर एडवांस नॉलेज है तो 9th हाउस एक्टिवेट होगा। तो टाइमिंग ऑफ एन इवेंट के लिए रूलिंग प्लैनेट डिवाइन और सुप्रीम पावर की तरह आपको सपोर्ट करेंगे। ये नक्षत्र न्यूमरोलॉजी में भी आपको काम करेंगे, ऑप्शंस फिल्टर करने में भी काम करेंगे। जैसे वो मैंने आपको बताया कि ट्रेन के किस डिब्बे से आपका दोस्त उतरेगा, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको सुप्रीम पावर की मदद लेनी पड़ेगी। और ये कोई तांत्रिक चीज नहीं है, इसमें हम कोई मंत्र जंत्र कुछ नहीं करते। एडी ट्रांजिट, द हिडन टर्न की इफेक्ट्स, ये सबसे सटीक और सबसे नई चीज है शायद आप सब लोगों के लिए। कुछ लोग इसे जानते होंगे जिन्होंने केन राव जी को फॉलो किया होगा। उनके कुछ रिसर्च को हमने एक लेवल एडवांस लेकर इसमें अप्लाई करने की कोशिश की, और हमने पाया कि अगर कोई अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं अंतरदशा, वो प्रॉपर्टी परचेस करना नहीं दिखा रही है, 4th हाउस नहीं है उसमें प्रॉपर्टी का, लेकिन बंदा प्रॉपर्टी परचेस करता है, तो फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ये कहते हैं, या फिर भृगुनंदी नाड़ी में या फिर किसी और में, कि भाई प्रॉपर्टी कैसे परचेस की। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में भी प्राइमरी लेवल पर, केपी एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी में, कि भाई प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ हुआ होगा, ट्रांजिट वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम इजीली हिडन जो हाउसेस हैं, जो एक्टिवेट है, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी से हम बताएंगे, अगर 100 एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बताया, दिस इज जस्ट फॉर एज एन एग्जांपल, जो मैंने आपको पहले कहा, कि वो बताएंगे अपने कैलकुलेशन से कि भाई शादी हो जाएगी,
आपने टर्न की इवेंट से टर्न की इफेक्ट्स को कैलकुलेट करके बताया कि भाई यार शादी होते होते नहीं होगी यार, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यकीन मानिए शादी नहीं होगी, आपको उस पीरियड को स्किप करना पड़ेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। करियर और इन सारी जो चीजें हैं, जो पहले जो 10 पॉइंट है आपने जो देखे अभी स्क्रीन पर, उसको लेकर आप करियर और प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, कौन से करियर में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, कौन से करियर में ही आपको पैसा लेकर आएंगे, आपकी फाइनेंसिंग कैपेसिटी कैसी होगी, अगर लाइफ में आज सब चीजें ईएमआई और लोन पर चल रही है, तो लाइफ के वेरियस पीरियड में आपको लोन कौन देगा? भाई मुझे चाचा के पास जाना चाहिए, बैंक के पास जाना चाहिए, लोन लेने के लिए मुझे आधी लोन मिलेगी, किस्तों में मिलेगी, पूरी लोन मिलेगी, इजीली मिलेगी, ये सारी चीजें आप इससे डिनोट कर सकते हैं। आपकी मैरिज और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसी रहेगी आपकी प्लेटोनिक रिलेशनशिप रहेगी, आपका लव अफेयर रहेगा, आपकी रिलेशनशिप में चढ़ाव उतार क्या आएंगे, आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपकी सगाई एंगेजमेंट होगी फिर टूट जाएगी, आपकी मैरिज अच्छी तरीके से चलेगी, मैरिज में सेपरेशन होगा, मैरिज में डिवोर्स होगा, रीमैरिज होगा, ये सारी चीजें। और ये सब चीजें कब होगी, ये टाइमिंग ऑफ एन इवेंट से नक्की करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। प्रॉपर्टी है तो हम प्रॉपर्टी कब परचेस करें? प्रॉपर्टी अगर परचेस करेंगे तो हमें अपार्टमेंट परचेस करना चाहिए या लैंडेड प्रॉपर्टी पर हमें परचेस करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के लिए ले या सिर्फ हमारे रहने के लिए? वेल्थ क्रिएशन हम कहां से करें, मतलब पैसिव इनकम, क्या हम शेयर में निवेश करें या म्यूचुअल फंड में निवेश करें या प्रॉपर्टी में निवेश करें या दोस्तों को इंटरेस्ट पे या फिर इंटरेस्ट पे पैसे दें या फिर एक काम के हम ओला और उबर जैसे व्हीकल में इन्वेस्ट करें और सबको रेंट पर दे दें? क्या करना चाहिए? लिटिगेशन, सीधा सीधा जवाब होना चाहिए, भाई जेल जाएंगे आपके, कोई आपको पूछेगा कि भाई मैं जेल जाऊंगा कि नहीं, नहीं भैया आप ये करेंगे तो जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे फलाना ढिमका, नहीं, आपको सीधा बताना है कि भाई ये 6 महीने में आप जेल नहीं रहेंगे, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कुछ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए गाइड करें या प्रेरित करें। आपको हमेशा सवाल, देश, पात्र, काल और घटना को एनालिसिस करने के बाद, ये 5 चीजों को करने के बाद आपको आपका सुझाव देना है, आपको आपकी राय देनी है और आपको कभी भी जजमेंट नहीं, आपको डिसीजन नहीं देना किसी को। एस्ट्रोलॉजी में कभी किसी को डिसीजन मत दीजिए, ये उनका कार्मिक डेप्थ है, उनको चुनने दीजिए, आप सिर्फ ऑप्शन दीजिए। और कुछ लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि हमें कुदरत ने बहुत एडवर्स सिचुएशन दी है, हम तो अड़ग रहेंगे, हम इसके अगेंस्ट में जाकर दिखाएंगे। आप पाएंगे, मैंने आपको बताया ऐसे कि अगर आपकी नाव को आप बहलाव के अगेंस्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज की तारीख में सब लोग अपने आप में इंटेलिजेंट है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल कब होगी, किसे हम फॉरेन कंसिडर करेंगे? लैंडेड फॉरेन चीजें होगी या ओवरसीज होगी? फॉरेन में हम सेटलमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हमें पीआर मिलेगा, वीजा कब लगेगा? ये सारी चीजें हम इससे सेट कर सकते हैं। इसके बाद है हेल्थ। आप देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिनको हेल्थ इश्यू चाहिए? कोई व्यक्ति नहीं है जिनको हेल्थ इश्यू चाहिए, लेकिन कुदरत ने अगर प्लैनेटरी लेवल पर 12 घर दिए हैं, उसमें से 6th हाउस अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ में होगी। कुछ लोग ऐसे भी पाएंगे जो 90 साल के हो और वो आपको ये कहेंगे कि भाई मेरे 90 साल में मैंने कभी भी एक दवाई या एक इंजेक्शन नहीं खाया। ये सब चीजें आप इससे एक्सपेक्ट करेंगे। कौन सा हेल्थ इश्यू लाइफ में कब पॉपअप हो सकता है, कब आगे बढ़ सकता है, ये सारी चीजें आप इससे कोशिश कर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए? एलोपैथी दवा आपको सूट करेगी, होम्योपैथी दवा, नेचुरोपैथी दवा, इलेक्ट्रोपैथी दवा, यूनानी, या कुछ लोग ये कहते हैं मैं तो दवाई में नहीं मानता, मैं तो मेरे गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया ना मैं अच्छा हो जाऊंगा, या ऐसे करें। नहीं, ऐसा भी होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए?
या फिर मुझे तो है ना दादी जी के नुस्खे अच्छे लगते हैं, भाई मेरी दादी जी ने ये कहा कि मुझे जुकाम है, ये कर लेना चाहिए, बात खत्म। मेरे लिए तो वो पत्थर की लकीर है, मैं नहीं मानता मतलब एलोपैथी वगैरह में, होम्योपैथी या आयुर्वेदा में ये सब चीजें आप इससे डिनोट करेंगे। अगर आपको कोई व्यक्ति आकर ये क्वेश्चन करता है कि मुझे मुझे ब्रीथिंग इश्यू है, आप उसके चार्ट से डिनोट करेंगे कि भाई ये एलोपैथी से तो नहीं ठीक हो, ये होम्योपैथी से ही ठीक होगा। तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी दवा से ही ठीक होंगे, आपको दवाइयां चेंज करनी पड़ेगी। और आप पाएंगे कि मौत के मुंह से भी व्यक्ति वापस आ सकता है इससे। देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी बनी तब तो कोविड नहीं था ना, लेकिन हमने एलिफेंट एस्ट्रोलॉजी में, मैंने और मेरे जो को रिसर्चर्स हैं, हम सब ने मिलकर कोविड के काफी सारे केसेस पर काम किया और हमने 22 ऐसे केस किए हैं जो नियर डेथ थे। उसमें से हमने एक केस को छोड़कर सब में, थैंक्स टू द ग्रेट गॉड, पॉजिटिव नोटेशंस देखे, सारे रिजल्ट हमने पॉजिटिव देखे। तो ये हमने कैसे किया? जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी तब ये सब नहीं था। हमने देखा कि ब्रेथिंग इश्यू है, कौन सा प्लेनेट ब्रेथ इश्यू देता है, कौन से प्लेनेट में ब्रेथ इश्यू की इंटेंसिटी क्या है, फेफड़ों में प्रॉब्लम है, न्यूमोनिया इफेक्ट कौन सा प्लेनेट देता है। हमें इस सब को, इम्यूनिटी प्रॉब्लम कोविड में सबसे ज्यादा खतरनाक है, घातक है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम कैसे ठीक कर पाए। इससे हमने, देखिए हम डॉक्टर नहीं है, हमने क्या किया, कुछ ऐसी रेमेडीज और कुछ ऐसे एनर्जी चेंजेस करवाए कि उनको दवाइयां, जो दवाइयां थी, जो मेडिकेशंस उनको दी जा रही थी, वो जल्दी असर कर, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी एडेप्टेबिलिटी बॉडी में जल्दी हो जाए। उससे आगे बढ़ते हैं लॉन्जेविटी। ये है कि कौन से व्यक्ति की लाइफ कितनी रहेगी, इस पे हम सिर्फ प्राइमरी इंफॉर्मेशन ही आपको देंगे, क्योंकि ये किसी को बताना अपने आप में बहुत चैलेंजेस है। लेकिन इसके बारे में भी टेक्स्ट है, इसके बारे में भी लिखा गया है, इसके बारे में भी कि अगर कोई हैवी डिसीज से जूझ रहा है तो उसको ऐसा क्या चीज देनी चाहिए या क्या गाइड करना चाहिए कि उससे उसको राहत मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी। यस, स्पिरिचुअलिटी इज लाइक आपको कास्ट, क्रीड और कल्चर आपका जो है उसको अलग रख के आपको लाइफ को कैसे देखना चाहिए। देखिए, जितने लोग भी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी करेंगे या आगे बढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनको ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप एस्ट्रोलॉजी में तभी किसी को अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे जब आप कास्ट, क्रीड और कल्चर को अलग रख के आपका जजमेंट देंगे। आप सामाजिक रीति रिवाजों को साथ में रखते हुए बायस्ड होके कुछ ना कुछ चीजें करके अगर आप प्रिडिक्शन देंगे या कैलकुलेशंस करेंगे तो ये सही नहीं बैठेगा और ये आपके लिए बहुत ही नुकसानकारक है। काफी लोग बोलते हैं ना, अगर एस्ट्रोलॉजर अपना ही ठीक नहीं कर सकता दूसरों का क्या करेगा। सही बात है। इसके पीछे सबसे पहला आयाम यह है कि आपने बायस्ड होकर डिसीजन लिया, आपने मैनिपुलेटिव डिसीजन लिया। आपको किसी ने बताया कि यार मेरा बच्चा आपके पास अगर मैच मेकिंग के लिए आए ना, आप बोल दीजिएगा, इतना मत बोलिए। मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं कि लड़का लड़की मैच करवाने के लिए आते हैं, लव मैरिज के लिए, या फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसी के माँ बाप आते हैं कि भाई ये ना करे तो अच्छा है, तो मैं क्या जजमेंट दूं बताइए। इस ट्रिकी सिचुएशन को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। भावत भाव, इंटरलिंकिंग डेस्टिनी। यहां पे जितने लोग भी बैठे हैं उनमें से अगर मैं किसी का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक्स व्यक्ति के जो चाचा हैं, उनके दोस्त ने कार परचेस की और आपने घर परचेस किया, क्या इन दोनों में कोई भी लिंकेज है? क्या आपके जो दांत हैं उसमें दर्द हुआ और अगर आपकी जो माँ है वो कुछ काम कर रही है तो उसके प्रोफेशन में दिक्कत आए, क्या इसके बीच में कुछ रिलेवेंस है? क्या इंटरलिंकिंग डेस्टिनी, सब व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं भावत भावम।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये एक बहुत ही अच्छा बेस है। इसे हमने नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में अच्छी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है और इसी से आसानी से सारी डिटेल लेवल पर प्रेडिक्शंस होंगी। अगर एक व्यक्ति का चार्ट अपने आप में सही है तो उससे कनेक्टेड सारे व्यक्ति का हम इससे जो भी क्वेश्चन है उसे एड्रेस कर सकते हैं। भावत भावम इंटरलिंकिंग डेस्टिनी। एक एस्ट्रोलॉजर और एक सबसे अच्छे और लर्नेड एस्ट्रोलॉजर में यही एक चीज अलग है कि वो भावत भावम कॉन्सेप्ट को कितना आगे लेकर जाता है। हाउ टू मेक अ प्रश्न कुंडली। अगर किसी व्यक्ति के पास उनकी कुंडली नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, या आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं जहां पे आप काफी सारी चीजों को लेकर कुंडली नहीं बना सकते, या कई बार ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आती है कि अगर आप नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से वास्तु या किसी में या फिर न्यूमरोलॉजी में गाइड करते हैं एक बिजनेस के लिए जिसमें 2 पार्टनर है, तो किसकी कुंडली को लेकर गाइड करें। यहां पर आपको ये सारी चीजें काम लगेगी। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। देखिए, बर्थ टाइम इज अ वेरी क्रूशियल थिंग इन एनी एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम। एक लगन जो है वो 2 घंटे में बदलता है और हम इसी से प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं। और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में हम 9 मिनट तक फिल्टर कर जाएंगे बेसिक प्रेडिक्शन के लिए। तो आपका जो बर्थ टाइम है वो नियर बाई 9 मिनट, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि नियर बाई 1 मिनट एक्यूरेट होना चाहिए। तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के कई सारे आयाम हैं। उन कई सारे आयाम में से, कई सारे अप्रोच में से पहले लेवल का जिससे आप इजीली अच्छी तरीके से और क्विकली बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर पाए, उससे इसमें हमने इंक्लूड किया है। और मोस्ट इफेक्टिव और इजीएस्ट एस्ट्रो रेमेडीज, इसमें हम आपको बताएंगे कि नॉर्मली जो जेमस्टोन कहे जाते हैं कि लग्न कुंडली से 1, 5, 9 के जेमस्टोन पहन लीजिए, या नवांशा कुंडली से 1, 5, 9 के जेमस्टोन पहन लीजिए, या उच्च का प्लेनेट है उसके जेमस्टोन पहन लीजिए। देखिए, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में ना कोई प्लेनेट उच्च का है ना कोई प्लेनेट नीच का है, क्योंकि आपको सारे रिजल्ट जो है उसके इंटेंसिटी आपको हाउस इंटेंसिटी से पता चल जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के अलग तरीके हैं, बहुत आसान है। तो कौन से जेमस्टोन पहनने चाहिए? देखिए, अगर एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर कोई बोलता है कि मुझे लक एनहांस करना है, हमने उनको बोला कि भाई 9th हाउस के प्लेनेट को का जो स्टोन है, जैसे कि अगर उसका 9th हाउस का जो लॉर्ड है उसका वो मर्क्यूरी है, वो स्टोन पहन लीजिए, आप एमराल्ड पहन लीजिए या उसके कोई भी उपरत्न। और वो ऐसे नक्षत्रों में है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था चार्ट में जिसमें मून का जो 8वें हाउस के साथ कनेक्टेड था, तो लक एनहांस होने की बजाय उसमें और दिक्कतें आ जाएगी। पेन, ग्रीफ, सॉरो, ऑब्स्टेकल्स, बनता काम भी बिगड़ जाएगा, बनता लक भी बिगड़ जाएगा। और तो और लक अच्छे करने के चक्कर में वो भावत भावम से अगर देखेंगे तो 9th हाउस उसके फादर का और है, और 9 से 12वां घर जो 8वां है वो एक्टिवेट हो रहा है प्लेनेट से, अपनी फादर की हेल्थ को भी वो नुकसान कर। तो ये सारी चीजें मैं ध्यान में रखे हुए जेमस्टोन किसी को सजेस्ट करना चाहिए। जेमस्टोन्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल। तो जेमस्टोन कैसे सजेस्ट करना है उसकी आपको प्राइमरी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको कौन से प्लेनेट का दान करना चाहिए ये सिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। कौन से हाउस को आपको ज्यादा पावर देनी है, कौन से प्लेनेट को ज्यादा पावर देनी है, किस समय कौन से प्लेनेट को एक स्पेसिफिक टास्क निकालने के लिए। जैसे कि किसी व्यक्ति की शादी होते होते नहीं होती, अगर सब चीजें ठीक है और कुछ प्लेनेट को पावर देके ये काम हो सकता है बिहेवियरल प्रैक्टिस को अच्छा करने से, तो आप इतनी सी चीज करने के बाद किसी प्लेनेट को या हाउस को पावर दे सकते हैं। हम आपको इसमें ये भी सिखाएंगे, ये भी ट्राई करेंगे ट्रेन करने के लिए कि आप किस प्लेनेट को या किस हाउस के पावर को कम करें या उसे नलीफाई करें बिहेवियरल प्रैक्टिस से।
अगर किसी बंदे की दशाएं सबसे अच्छी चल रही है, बहुत पैसा दिखा रही है, लेकिन पैसे नहीं आ रहे क्योंकि प्रोफेशन में वो स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी? ना जेमस्टोन लगेंगे, ना दान लगेगा, ना किसी प्लेनेट को या पावर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है। उसको बिहेवियरल प्रैक्टिस बतानी पड़ेगी, उसके चार्ट के हिसाब से सबसे अच्छा जो प्रोफेशन है उसके ऑप्शन उनको देने पड़ेंगे, यही उनके लिए रेमेडी हो गई। तो ये है, अच्छी तरीके से आपने किसी को प्रिडिक्ट किया, गाइड कर दिया। देखिए ज्योतिष जो है ना, ज्योतिषी जो है ना, वो राजाओं के 9 रत्नों में से हुआ करते थे। आप एक रत्न बराबर है। आपकी एक छोटी सी गाइडेंस एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और अगर हम यहाँ पे बात प्रोफेशन की कर रहे हैं, तो प्रोफेशन में बेशक हम जेमस्टोन या दान करवाकर या कोई और प्लेनेटरी या कोई और रेमेडी से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर सही प्रोफेशन ही नहीं है तो क्या अच्छा? यही चीज है। उसके बाद हम स्पेसिफिक चीजों को ट्रिगर करेंगे, जैसे डिप्रेशन वगैरह है, उनके लिए कौन सी अगर ऐसी जो कॉम्बिनेशन है रेमेडीज की, उसको एड्रेस करेंगे। कुछ रेमेडीज जो है वो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के अंदर डिटेल में दी गई है, वो स्पेसिफिक है। जैसे कि हमें अगर कुछ जल प्रवाह करना है, दान करना है, तो कुछ कॉम्बिनेशंस पे करना है। क्यों करना है? सारी चीजों के पीछे लॉजिक है। कुछ चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है, हम उसे साइंटिफिक एरा में भी देख सकते हैं, और कुछ चीजें नहीं, तो हम उसे स्यूडो साइंस कहेंगे, क्योंकि आगे जाकर आप देखेंगे वो सब चीजें साबित होंगी। हर वक्त हर प्लेनेट ट्रांजिट में अपना रोल दिखाता है। आप पाएंगे 2022 से 2029 में बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाएंगे, और 2025 से 29 में काफी सारे लोग चक्रास, मेडिटेशन, इन सब के पीछे जाएंगे। ये सब चीजों की शुरुआत ही है। आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर बहुत सारे लोग ऐसी एड्स भी देते हैं कि 500 रुपीज में न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या काफी सारी चीजें। इनको करने के बाद आपको एक बड़ा सा चीज पकड़ाई जाती है कि भाई इतने सारे 40,000 50,000 का पैकेज है, आपको परचेस करना है। मेरा ऐसा मानना था कि जितनी चीजें भी दो आपको, वो सही और सटीक दे, एकदम कंप्लीट दे। एंड ये सारी चीजें, अगर यही सारी चीजें आप नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से सही मायने में प्रैक्टिकली अगर इसे एड्रेस करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज होगी आप सबके लिए, हमारे लिए। सो फाइनली मैं कंक्लूड करने से पहले और आपके क्वेश्चंस लेने से पहले यही कहूंगा कि ये सारी चीजें हम ट्राई करेंगे कि नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का हम जो कोर्स लेकर आ रहे हैं, प्रिडिक्टिव और रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स, इसमें हम एड्रेस करेंगे। 14 दिन के ये सेशंस रहेंगे, जिसमें मंडे से फ्राइडे तक आप सेशन करेंगे। सैटरडे को स्पेशल डाउट क्लियरिंग और रिसर्च क्लास रहेगी। इस तरीके से हम 14 डेज तक इसे 14 वर्किंग डेज तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद भी हम काफी सारी नई चीजों को रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए लेकर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट बने, हिस्सा बने। जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए ये बहुत आसान से इजी चीज रहेगी। जिनको आती है उनके लिए और आसानी रहेगी, क्योंकि उनको सारी चीजें नक्षत्र, राशिया या प्लेनेट के बारे में पता है। आपको सिर्फ रूल्स लगाकर आपको प्रिडिक्टिव लेवल की सटीकता पर आना है। सिंपल और सोबर और सही तकनीक से आपको इन सारी चीजों को आगे लेके जाना है। एंड यस, आई वेलकम यू ऑल टू द एलिफेंट एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी कोर्स। चलिए अब बारी बारी से आपके क्वेश्चंस लेते हैं। मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दे देता हूं, आप एक एक करके आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं, और आप
हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। आप अनम्यूट कर सकते हैं और एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यस, वन बाय वन। ये बताने बताता हूँ सब कुछ। तुम्हारा मैं तुम्हारा यस ज्योति जी, बताइए। यस ज्योति जी, बताइए। हाँ, कहते हैं कि आपके जो सेशन है उससे मैं सबका कुंडली प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, बस इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड रहेगा। हम यहाँ से आपको सारी चीजें करवाएंगे। हम यहाँ से आपको काफी नोट्स भी लिखवाएंगे, जिससे आप इजीली आसानी से कुछ प्रैक्टिस कर कर ही आप इसे आगे लेकर जा सकते हैं। हाँ, मैं यूं भी कहूंगा कि आप प्रोफेशनली अगर एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्यूचर में, फिर भी आप इसे समझ कर प्रैक्टिस कर कर आप इसे आगे लेकर जा सकते हैं। ओके, बराबर है। हाँ, आपने जो हाउसेस वाला बोला था ना, 5th हाउस, 10th हाउस, वही मुझे सबसे पहले सिखाना इसमें कैसे देखना है सब। यस, आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, जीरो से सिखाया जाएगा। हाँ, ठीक है, कौन सा हाउस क्या डिनोट करता है, आपको किस हाउस को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, राइट? ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। यस यस, बोलिए हितेश जी। जैसे आपने बताया कि 2 घंटे के लगन में जो जो भी बर्थ होंगे वो सबका प्रिडिक्शन एक ही आएगा। नहीं, एक आएगा। नक्षत्र प्रैक्टिस में नहीं आएगा, नक्षत्र प्रिडिक्शन में वो बदल जाएगा। 100% बदल जाएगा, सही बात है। बरोबर। तो ये जो न्यूमेरोलॉजी आजकल चल, हजारों लाखों चाइल्ड बर्थ होते हैं, तो उसके हिसाब से रेमेडी और वो सब कैसे काम कर रही है? सर बहुत ही बेसिक है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही बेसिक है। हम नक्षत्र से भी न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। आप पाएंगे कि कौन सी चीजें सटीक है। देखिए, फॉर एग्जांपल, कुछ चीजें कॉमन रहेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगी। जो 2 घंटे का हमने लगन बोला, तो उस लगन में से प्राइमरी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। जैसे राशि जो है, जैसे एरीज राशि है, राइट? एरीज राशि में, तो एरीज राशि के जो प्राइमरी जो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल के एग्रेसिवनेस है, एक्शन ओरिएंटेड नेचर है, वो सारी चीजें बेसिक्स है, वो रहेंगी। लेकिन आजकल किसी को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि आपका नेचर कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, कैसे दिख रहे होंगे। भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में आज की लाइफ में सिर्फ इससे प्रिडिक्ट करना या न्यूमरोलॉजी से आगे बढ़ना, मुझे नहीं लगता, मेरा मानना नहीं कि ये इतना इस हिसाब से इसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे नवामशा चार्ट को 9th डिविजनल अकॉर्डिंगली डिवाइड किया जाता है लगन को, राइट? उस हिसाब से नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में आपकी जो राशि है, उसमें जो भी नक्षत्र है, 30 डिग्री की एक राशि होती है, बराबर? उसमें जितने भी नक्षत्र है, उस नक्षत्र में आपका जो भी प्लेनेट वहां पर है, वो कौन से डिग्री में है, वो कौन से नक्षत्र में फॉल करता है, उस नक्षत्र का एट्रीब्यूट क्या है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका मून है, बराबर? अगर वो मून जो है वो आपके सिंह राशि में है, ओके, लियो में है, और वो मघा नक्षत्र में है, अगर ऐसा है तो मघा नक्षत्र की पावर क्या है? अगर मून सिंह राशि में मघा नक्षत्र में है, यू रिस्पेक्टिव टू एनी हाउसेस, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि वो व्यक्ति जो है उसमें मघा नक्षत्र के थोड़े से अयांश होंगे, और सबसे ज्यादा होंगे वो किस भाव में है, किस घर में है।
अगर वो 8th हाउस में है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि ये बहुत सीक्रेटिव व्यक्ति होगा, या ये बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के सामने किसी का भी सीक्रेट नहीं रहेगा। इस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही पावरफुल रहेगा, क्योंकि जो मून है वो सबकॉन्शियस माइंड को भी डिनोट करता है और 8th हाउस से भी कनेक्टेड हो गए यहाँ पर, राइट। ये व्यक्ति जो है, अगर उसके साथ में केतु भी है, चलिए चंद्र केतु, जितने लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए सीखने के लिए बैठे हैं उनके लिए, अगर आपके चार्ट में चंद्र केतु साथ में किसी भी भाव में है, बराबर, तो सब लोग बताएंगे कि नहीं बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करेंगे। मैं यहाँ पे ना बताऊंगा, क्योंकि भावत भावम से देखे तो अगर 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है तो 8 से 8वां घर तीसरा घर होता है, वो एस्ट्रोलॉजी का है। 12वां घर जो है वो हिडन रिसर्चेस का, जो पब्लिक होगी उसका है। तो अगर आपका चंद्र केतु तीसरे हाउस में 8वें या 12वें घर में है तो आप बहुत ही बेहतरीन इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के हिडन चीज को चार्ट में ना देखे हुए भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप मेरे सामने आए, मैंने आपको सीधा सीधा बोल दिया कि भाई 28 साल की उम्र के बाद आपकी लाइफ में ऐसी चेंजेस हुई जो कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे मेडिकल चेंजेस हुए जिसके आपके जो सिर के बाल हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए। अगर मैं हूं तो मेरे बारे में ये सीधा बताएंगे कि आपका 32nd जो ईयर है वो ट्रांसफॉर्मेटिव रहा होगा। जैसे हितेश जी, मैं आपको न्यूमरोलॉजी का भी एक सटीक और सिंपल सा चीज बता देता हूँ। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी का एक सिंपल चीज बताता हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज। 3/8 3/8 1978, बराबर। तो मुझे बताइए कि 2015 का साल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग ईयर रहा था, बराबर। 2015, एम आई करेक्ट? शायद 14-15 के बाद मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया था। तो मैंने आपको बता दिया आपकी लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट रहा था। और 14-15 के बाद नहीं, मैं आपको बताऊं 14 नवंबर दिसंबर के बाद और पूरा 15 जो 2015 था उसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसिस, फैमिली लाइफ, अगर आपके बच्चे हैं तो उस पर सारे लोगों पर इसका इम्पैक्ट हुआ। और आपने ऐसे डिसीजन लिए होंगे लाइफ में, लाइफ के आखिरी सांस तक आपको इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी के हिसाब से आपको बहुत अच्छाइयां लानी पड़ेगी या एडवर्स सिचुएशन को कम करना पड़ेगा। ये सटीकता है। ये आपको किसी बुक में, किसी ऑनलाइन वीडियो में कहीं पे नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेट करके बताया। ये जो ईयर है आपका लाइफ में सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा, राइट। तो यहाँ पे नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी की जो न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस है वो काम करेगी। चलिए आप मुझे बताइए, आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं? बराबर नहीं जानते। ओके, अगर आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते तो फिर इसे एड्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जानते तो मैं आपको बताता कि हम न्यूमरोलॉजी इज अ नंबर कैलकुलेशन। तो आप नंबर कैलकुलेशन से ये बताने, मतलब ये आप कैलकुलेट कर देने चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिशियन है वो इस साल, इस महीने अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो चुनाव अप्रोक्सीमेटली कितने रेंज वोट से हारेगा। जैसे 2 या 4,000 वोट से हारेगा, या 15 या 20,000 वोट से हारेगा, या 25 या 30,000 वोट से हारेगा, बराबर। इफ यू आर रियली न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, आप ये कर सकने चाहिए। ये आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो या फिर एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की? अरे नक्षत्र न्यूमरोलॉजी की बात मैं नक्षत्र न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि अगर न्यूमरोलॉजी सटीक है तो इतना कर सकने चाहिए आप, इतनी कैपेबिलिटी आपको मिलनी चाहिए, तभी न्यूमरोलॉजी का काम हुआ ना। ओके, नंबर्स कब काम करेंगे? आप बहुत मतलब ऐसी दिक्कत में आप फंसे हुए हैं, बराबर, जहां पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जहां पे फॉर एग्जांपल आप ऐसे किसी सोसाइटी में आप पहुंच गए जहां पे सब घर के दरवाजे बंद है, सब घर के बाहर नंबर लिखे गए, बराबर। आप कौन सा दरवाजा खटखटाए तो आपको इजीली सटीक सही आंसर मिलेगा।
बताइए। न्यूमरोलॉजी अगर आपको आती है तो आप लकी नंबर फाइंड करेंगे, जैसे कुछ लोग उसे ड्राइवर नंबर बोलते हैं, कुछ लोग कंडक्टर नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर फाइंड करेंगे, लाइफ पाथ नंबर, सोल नंबर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, या फिर करंट अभी जो पर्सनल ईयर चल रहा है उस हिसाब से फिल्टर करके बोलेंगे? नहीं सर, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से सीधा सीधा आपका चार्ट आपको पता है, आपने एक बार नंबर डिनोट कर लिए, अगर आपके नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से आपका कोई डिवाइन नंबर है, बराबर, फॉर एग्जाम्पल आपका डिवाइन नंबर है 4, तो आप 13 नंबर के घर को खटखटाइए, 4 नंबर के घर को, 31 नंबर के घर को, या 22 नंबर के घर को, आपको जवाब मिल जाएगा। इतना ही आसान, इतना ही नहीं, मैं यहां तक बोलूंगा, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ना, आपकी गाड़ी निकल रही है, आपको पता ही नहीं कहाँ पे ये ट्रैफिक कब क्लियर होगा, आप अपनी कार को आपके आगे जितनी सारी जो कार या बाइक है ना, ऐसी गाड़ी के पीछे लगा दीजिए जिनका जो टोटल है वो आपका डिवाइन नंबर हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बाहर निकल जाएंगे। अगर न्यूमरोलॉजी में पावर है तो सही में है, लेकिन इतना असरकारक होना चाहिए, तभी वो न्यूमरोलॉजी मानी जाएगी। राइट? जी। यस। ओके। यानी ये जो है वो कोर्स दोनों अलग है, ओनली न्यूमरोलॉजी अभी मार्केट में चल रहा है। नहीं नहीं, आप न्यूमरोलॉजी, की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, न्यूमरोलॉजी मार्केट में चल रहा है, उसमें से इसमें 0% चीजें हैं, उसमें से कुछ भी नहीं है। और इस कोर्स में, नक्षत्र कोर्स में, न्यूमरोलॉजी आपका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, मैं चुनावी चीजें करवाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मैं 4 लोकेशन में मेरा ट्रांसफर होगा तो कौन सी सिटी मेरे लिए अच्छी होगी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या अहमदाबाद, तो आप उसे गाइड कर सकते हैं, चार्ट दे के बगैर गाइड कर सकते हैं, आसानी से गाइड कर सकते हैं, सिर्फ न्यूमरोलॉजी से। इतना लेकर हम आगे चल सकते हैं। राइट? ओके ओके, एनीवन एल्स? ओके, सो अगर आपके किसी के भी क्वेश्चंस नहीं है तो हम इस सेशन को एंड की ओर लेकर जाएंगे। शायद मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि ये जो सेशन था उसमें कुछ प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर भी है, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं, कुछ फ्रेशर भी हैं। मैं यस शारदा चौधरी। यस सर, शारदा जी। सर तो फिर ये लोशु क्या चीज है और ये क्या है? वो तो उसमें बताते हैं कि जो मिसिंग नंबर है वो आपकी वीकनेस है, और जो उसमें ग्रिड में नंबर है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो उसमें मैम, प्रिडिक्शन तो ज्यादा जाता नहीं है, उसमें सिर्फ मैम, इतना जाता है कि आप कैसे हैं, क्या है। मैम, हर एस्ट्रोलॉजी, हर अकल्ट चीज जो है, हर अकल्ट नॉलेज या साइंस है, वो हर अकल्ट स्ट्रीम है, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हर चीज जो अपने आप में बनी है वो कुछ चीजों के लिए बनी है। आप लोशु ग्रिड से टाइमिंग ऑफ एन इवेंट इतना आसान नहीं है निकालना, राइट? हाँ जी लेकिन जी। लोशु ग्रिड में मिसिंग नंबर में भी सब सीधी रेमेडी है। अगर फॉर एग्जांपल 4th नंबर आपका मिसिंग है तो आप विंड चाइम लगा दीजिए, 6th नंबर मिसिंग है तो हाथ में आप गोल्ड का 9 mm का आप कड़ा या घड़ी पहन लीजिए, राइट? इस तरीके की आसान सी रेमेडियां दी गई है उसमें, आप इसे लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हाँ जी। हाँ और बोलिए। वो ये कहते हैं कि 4 नंबर और 8 नंबर बहुत खराब होता है। मैम, मैंने आपको बताया ना, प्लेनेट को आप दोस्त समझिए ना दुश्मन समझिए। अगर आपने बताया 4 और 8 खराब होता है, 4 नंबर को राहु के साथ जोड़ा जाता है, 8 नंबर को सैटर्न के साथ जोड़ा जाता है, राइट? यकीन मानिए, अगर आप लोशो ग्रिड की बात कर रहे हैं तो मैं लोशो से आपको समझाता हूँ। जिस व्यक्ति के लाइफ में 8 नंबर नहीं है तो लोशो में कहा जाता है उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उसके एजुकेशन में बहुत दिक्कत है। 4 नंबर नहीं है तो उसे कहा जाता है कि वेल्थ नहीं होगी आपके पास, हाँ, आपके पास सेविंग नहीं होगा, स्टेबिलिटी, सॉरी, सेविंग नहीं होगा, सेविंग नहीं होगा कहते हैं। हाँ तो रियल वेल्थ आपकी हाँ सेविंग है ना। अगर आप 1 हाँ लाख रुपए महीने कमा रहे हो, अगर आपके 90,000 उसमें से खर्चा हो रहा है, तो आपकी वेल्थ जो आपकी सेविंग्स है वही आपकी वेल्थ हुई ना। वेल्थ आपकी 10,000 है तो आपकी वेल्थ सेविंग्स नहीं होगी। तो क्या जिन लोगों की सेविंग्स नहीं होते उन सबको अगर आपने विन टाइम लगा दी पर्टिकुलर लोकेशन, तो क्या आसान से वेल्थ आने लगी? बताइए मुझे। हाँ, तो ये बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। जैसे अब वो कहते हैं 7 नंबर और 4 नंबर ना हो तो उसके जो है बच्चे नहीं है,
7 नंबर बच्चों का होता है, 4 नंबर बच्चों का होता है। मुझे Yes, समझ नहीं आ रही, दिमाग मेरा इस चीज में घूम आसान- रहा है। मैंने कोर्स किया है इसका। हाँ जी। देखिए मैम, आपने कहीं से कोर्स किया होगा, किसी मतलब ट्रेनर से, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं जी, करूंगा। हाँ जी। आपको बताया होगा कि 7 नंबर नहीं है तो आप एक काम कीजिए, सिल्वर की घड़ी पहन लीजिए। हाँ राइट। जी, सिल्वर और वो सिल्वर और गोल्डन घड़ी पहन। हाँ, गोल्डन घड़ी 6 नंबर के लिए होती है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में दिक्कत है और अगर आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए तो साथ में आपको गोल्ड घड़ी भी पहनाते हैं। समझ गया मैं ये सारी चीजें। लेकिन यकीन मानिए कि आपको एक ब्रॉड अप्रोच चाहिए। आपको आपको अपनी आई साइट या आपको डोमेन को आपको विकसित करना पड़ेगा। आपकी जो माइंड की बैंडविड्थ है, आपको उसे ट्राई एंड एरर करके आगे लेकर जाना पड़ेगा। सिर्फ लोशो ग्रिड से आप सारी चीजों को एड्रेस नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। लोशो ग्रिड रूटीन के लिए, एक ओवरऑल प्रिडिक्टिव मेथड के लिए एक क्विक सजेस्टिव मेथड है। पुराने जमाने के लोग इसे बिजनेस में यूज करते थे। जैसे किसी व्यक्ति को अगर उसको एनरोल करना है या एम्प्लॉयमेंट देना है, तो उस एम्प्लॉय को वो कहाँ लगाए, उसकी दिमागी हालत क्या हो, उसके लिए लोशो ग्रिड का इनिशियल लेवल पर यूज किया जाता था। बाद में इसका यूज किया जाता था वास्तु करने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर करने के लिए। हाँ, इसमें भी और बहुत एडवांस रिसर्च हुए हैं, लेकिन सिर्फ लोशो ग्रिड से नहीं, साथ में कई और चीजें जोड़ी जाती है। सर नेम चेंज भी जोड़ते हैं साथ में वो? यस, नेम फेम भी जोड़ते हैं। नहीं, देखिए नेम नहीं सर, नेम चेंज स्पेलिंग चेंज Okay. करते हैं ना, नेम शारदा जी आपका स्पेलिंग है SHARDA। अगर मैं DA के बाद में और एक A लगा दूंगा, एक नंबर ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा तो आपको शारदा ना, हर बार तो मैं आपको लिख कर नहीं बोलूंगा चीट देके कि शारदा जी मुझसे बात कीजिए। हाँ। बराबर। तो क्या सिर्फ एक अल्फाबेट लगाने से आपकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाएगी? मैं ऐसा नहीं कहता कि होगी ही नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अपने आप में बहुत पावरफुल है। जैसे अगर आपको आपके बच्चों को बुलाना होगा तो आप चीट देखकर नहीं बुलाएंगे ना, लिखकर हर बार आप उनको बुलाएंगे, नाम से पुकारेंगे। सही बात है। यस। तो हाँ, आपको प्रोनाउंसिएशन पे जाना पड़ेगा। अगर मैंने अभी आपको ऋग्वेद की बात की ना, तो ऋग्वेद में हर एक मंत्र जो बने हुए हैं, बराबर, उसके जो बीज कैरेक्टर्स है, बीज मंत्र जो है, जो रूट बीज मंत्रास है, उन सबके जो है वाइब्रेशंस, वो किसी ना किसी एनर्जी को डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ओम, तो ओम जो है उसकी वाइब्रेशन, ओम ह्रीम बोलता हूं तो ह्रीम बोलने से मेरी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उससे एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। राइट। तो सिर्फ नंबर, हाँ, अगर इस वाइब्रेशन को नक्षत्र के साथ जोड़कर अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल आगे लेकर जाते हैं तो 100% आपको इफेक्ट होगा। डेफिनेटली मैं आपको शारदा से शारदा जी बुलाना शुरू करूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर कि आपको जी बोला गया, आपको एक मान सम्मान दिया गया। राइट। बस यही चीज होती है मैम, छोटी सी चीज यही होती है। यस। लेकिन मैंने देखा बहुत लोगों को, कोई डबल एस लगा रहा है, कोई डबल एच लगा रहा है, कोई के लगा रहा है। मैं पर्सनली इसे डायरेक्टली नहीं बिलीव करता हूं, क्योंकि मैंने मेरी रिसर्च में पाया है कि सिर्फ एक अल्फाबेट या कुछ चेंज करने से आपकी लाइफ में इतने चेंजेस नहीं हो जाते। ओके मैम। यस, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच शारदा जी। हेलो। यस, बोलिए। अभी मुझे लड़की देखने जाना है, तो ये मेरा टाइम सही है लड़की देखने जाने का? सर आप एक काम कीजिए, आप कंसल्टेशन बुक कीजिए। आपको कंसल्टेशन यहाँ पे एलिफेंट एस्ट्रोलॉजी की तरफ से कोई रिसर्चर्स के थ्रू आपको दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। या फिर आप नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को भी समझ सकते हैं। हालांकि आपके प्रश्न को प्रश्न कुंडली से इजीली हल किया जा सकता है, लेकिन अभी हम क्यूए सेशन ले रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, तो इसको हम अभी नहीं रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। वैसे व्हाट इज योर गुड नेम? राम जी। ओके राम जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? यस, आपने शायद आपका नाम 2569 रखा है, लेकिन फिर भी बताइए।
सो आई थिंक और कोई सवाल नहीं। सो आप मुझे एक बार चैट में बता दीजिए अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को हम कंक्लूड करें और आगे बढ़े। सो फाइनली मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप एलिफेंट एस्ट्रोलॉजी का ये जो कोर्स आ रहा है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी लाइफ को कार्मिक डेप्थ के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने चाहने वाले को, अपने परिवार वालों को, अपने आप को गाइड कर सकते हैं। और अगर प्रोफेशनली आप एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद इससे सटीक और सही जो एस्ट्रोलॉजी साइंस या टूल अभी तक मैंने नहीं देखा है। आप आगे बढ़िए, आप इत्मीनान रखिए, विश्वास रखिए, डिवाइन पावर पर आप भरोसा रखिए कि अगर आपके सामने नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी चीज आई है तो आप सबका और आपका अच्छा ही करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से आगे लेकर जाएंगे। Thank you very much for investing your valuable time. Once again, thank you very much.